Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. As you know, and as per promise, I have started telling you about essay writing. I've told you the half portion of that. We have so far discussed about essay writing, its origin, from where it has been originated. So let me remind you one of the French infinitive. So to try to attempt its meaning, in fact. Then I told you two definitions of essay, standard definitions. Then we talked about structure, giving an example of a human body. And then we discussed the elements of an essay. We discussed 5 elements of an essay. Title, or topic which plays the role of a leader, then outline, introduction, body paragraphs, and conclusion. So in the last lecture I told you about the 4 types of essays. So today I'm going to discuss in detail all those 4 types of essays. I simply request you, please pay proper attention to understand these different types of, these 4 types of essays. ये क्या है, किस तरह के होते हैं और हम कौन सा ऐसे लिखने जा रहे हैं. एग्जाम्पल हमने ली थी माई एम इन लाइफ की, उसको भी ज़हन में रखिएगा और मैं बाकी एग्जाम्पल्स भी साथ देता रहूँगा. यहाँ पर है बेटा, तो पहली हम इसकी जो टाइप है वो है नैरेटिव एसेस. नैरेटिव एसेस, नरेशन जो होती है, बयानियाँ, यानी आप इसका एक जिस्ट यूं समझ रहे हैं, टेलिंग अ स्टोरी, जिसमें ऐसे कहानी बयान करना. अब कुछ ऐसेस है जिसमें आप एक कहानी, जिस तरह आपने लास्ट एक ऐसे मैंने पढ़ाया है आपको, एंड ऑफ टर्म पढ़ाया या ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स आपने पढ़ा, तो उसमें बिल्कुल नरेशन थी. बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो राइटर अपनी कहानी बयान कर रहा है. आगे आप पढ़ेंगे अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, टोटल उसकी अपनी स्टोरी है. नैरेटिव ऐसे की परफेक्ट एग्जाम्पल है. अब माई एम इन लाइफ है, तो इनफैक्ट ये नैरेटिव में तो नहीं आता, जाहिर है कि ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर आएगा. लेकिन अगर आप रोड एक्सीडेंट आ जाता है या द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, ये आ जाता है, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो एक नरेशन के एतबार से आप इसको बयान करते हैं. तो देखते हैं कि नैरेटिव एसेस में क्या कंटेंट्स होने चाहिए. लुक एट दिस. इन अ नैरेटिव एसे द राइटर टेल्स अ स्टोरी. बयानिया ऐसे के अंदर मुसन्नफ एक कहानी बयान करता है अबाउट अ रियल लाइफ. दैट्स नॉट अ फिक्शन, माइंड इट. वी आर नॉट डिस्कसिंग शॉर्ट स्टोरी, वी आर नॉट डिस्कसिंग नॉवल. इट्स एन एसे और रियल लाइफ. Tells a story about a real life experience, what he experiences, what he observes in life. Such essays are written in first person. ऐसे essays जो है वो first person में लिखे जाते हैं. मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरा ये ख्याल है, मेरा अंदाज़ा ये है, मैं इसके बारे में ये समझता हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हूँ, इस चीज़ पे कन्विंस्ड नहीं हूँ. आई, फर्स्ट पर्सन आई में होता है टू इंगेज द रीडर, इनफैक्ट टू डाइवर्ट और कैप्चर और कैच योर अटेंशन. अ वेल क्राफ्टेड नैरेटिव ऐसे जो अच्छा है, वेल क्राफ्टेड, बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का जो ऐसे है, लीड टूवर्ड्स ड्राइंग अ कंक्लूजन. ऐसी कहानी ख़त्म होगी, फिर आपको वो ऐसे अपने शहर में लेके, लफाजी के, लफ्ज़ों के, अंदाज के, फैक्ट्स के, लॉजिक्स के, आर्गुमेंट्स के शहर में लेके आपको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाता है और मेकिंग अ पर्सनल स्टेटमेंट, एक पर्सनल स्टेटमेंट आपकी बनवाता है. दूसरी तरह के बेटा एसेस हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस. पेंटिंग अ वर्ड पिक्चर, लफ्जी तस्वीर पेश करना, यानी लफ्ज़ों की इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करना कि आपके सामने एक लफ्जी तस्वीर आ जाए. आप ऐसे पढ़ नहीं रहे हो, आपको लगे कि मैं खुद देख रहा हूं. अब विलेज फेयर के बारे में ऐसा बयान किया जाए कि आपको लगे आप उस पिंड के मेले में मौजूद हो. आप विजिट टू हिल स्टेशन है तो आपको लगे आप भी उनके उस इलाके में वो ठंडक महसूस कर रहे हो, वो ग्रीनरी देख रहे हो, वो टॉप माउंटेन टॉप्स पे हो, वहाँ झीलें हैं, वहाँ पर जितनी खूबसूरतियाँ आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो.
इस तरह से एक वर्ड पिक्चर देनी है। माई आइडियल होम, ऐसा एक आइडियल होम की पिक्चर बना देनी है आपने लफ्जों के साथ कि वो अटेंशन ऐसे कैप्चर करे कि पढ़ने वाले को लगे मैं उस घर का हिस्सा हूं। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें लफ्जी तस्वीर यानी लफ्जों से एक ऐसी लफाजी फ्लॉरी किस्म के वर्ड्स यूज करने हैं कि रीडर अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करे। इट इज अ कजन ऑफ नैरेटिव ऐसे, ये ऑलमोस्ट इसका कजन है। इट पेंट्स अ वर्ड पिक्चर, यानी ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल वे ही होता है थोड़ा सा, नॉट कंप्लीट। इट पेंट्स अ वर्ड पिक्चर बिफोर द रीडर, ये कारी के सामने एक लफ्जी तस्वीर पेश करता है। द राइटर मे डिस्क्राइब, इसमें बयान क्या करता है, किसी बंदे को बयान कर सकता है। तो ऐसा उसकी पर्सनैलिटी का स्केच आपके सामने लेके आता है कि आपको लगता है कि आप खुद देख रहे हैं उसे। किसी प्लेस, किसी जगह के हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई एक्सकर्शन प्लेस है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई मकसद है, जैसे एम की बात आप कर रहे हो, इस तरह से बयान कर रहा है, ऐसी लफ्ज़ी कि आप उसके अंदर मौजूद हैं। या मेमोरी ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, या खास अहमियत की हामिल किसी यादाश्त पे मबनी कुछ लिख रहा है, तो आप लफ्ज़ी में इस तरह से खो जाएं कि आप उसका हिस्सा खुद को महसूस करें। सच एसेस प्रोवाइड अ डीपर मीनिंग, एपरेंटली होता है एलिग्रिकल वे होता है कि एक तमसीली अंदाज होता है कि मिसाल दे के इनफैक्ट आपको उसका मतलब कुछ और समझाना मकसूद होता है। इसके डीपर मीनिंग होते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन, ये अपने डिस्क्रिप्शन से गहरे मतलब प्रोवाइड करता है। इन सच एसेस द राइटर शोज नॉट टेल्स, ये फोकल पॉइंट है इसका बेटा। डिस्क्रिप्टिव एसेस में क्या होता है, द राइटर शोज नॉट टेल्स, वो दिखाता है आपको, कैरी करवाता अपने साथ, साथ लेके चलता है, बताता नहीं है। थ्रू द यूज ऑफ कलरफुल वर्ड्स, बड़े फ्लॉरी रंगीन किस्म के अल्फाज एंड सेंसरी डिटेल्स के साथ, जो सेंसेस को, आपके हवासे खमसा को जो टच करती हुई डिटेल्स हैं, उनके जरिए वो आपको अपने साथ ट्रेवल करवाता है। थर्ड बेटा, एक्सपोजिटरी एसेस, जस्ट द फैक्ट्स। बेटा ज्यादातर जो हम जनरल टाइप के एसेस होते हैं या बड़े इम्तहानों के एसेस होते हैं, वो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है। फैक्ट्स या फैक्चुअल बेस्ड जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो तादाद में है वो इस टॉपिक पे या इस टाइप के एसेस लिखे जाते हैं। लुक एट दिस, इट इज एन इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग। एक्सपोजिटरी जो राइटिंग होती है, एक इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग होती है दैट प्रेजेंट्स अ बैलेंस एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। ये एक टॉपिक का एक बड़ा मुतवाज़न तज्जिया पेश करती है आपके सामने, एक चीज का। बहुत डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, व्हाट सूट्स टू आवर कंट्री, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। अब फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, वो कहेगा जी हमारे लोगों की एजुकेशन देखें, लिटरेसी रेट देखें, लोगों का मिजाज देखें, फिर ये देखें इस कौम की तरबियत कितनी दफ़ा हुई है, कितने साल यहाँ पर डेमोक्रेटिक लोगों ने हुकूमत की है, कितने साल इसमें जो डिक्टेटरशिप रही है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रही है, क्या वो रियल में बाइख्तियार गवर्नमेंट थी, कहीं डिफैक्टो रूल तो नहीं था, कोई पीछे पावर्स को, हिडन पावर्स कोई और तो नहीं थे, कोई डोरियां और हिलाने वाले तो नहीं थे। अब वो ट्रेनिंग होती है। अब हम इस बहस में पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक है नहीं है, यहाँ पे कम्युनिज्म का निज़ाम या सोशलिज्म का निज़ाम। अब उसके अंदर जो कंपेयर और कंट्रास्ट के साथ ओपिनियंस को, फैक्ट्स बयान करते हैं, ट्रू एक बैलेंस एनालिसिस देना होता है। इन सच एसेस देखे, द राइटर एक्सप्लेन्स, ऐसे एसेस में राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइंस अ टॉपिक, टॉपिक को की वजाहत करता है, उसे डिफाइन करता है कैसे, यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, शुमारियात को लेता है, एंड एग्जाम्पल्स और मिसालें लेके। अपने मुल्क के अंदर हमें जमहूरियत चाहिए, आमरीयत चाहिए, वो बात करेगा फैक्चुअल, बात करेगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, बात करेगा एग्जाम्पल्स के ऊपर। हाउ टू कंट्रोल दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक, इज इट पॉसिबल विद प्रेजेंट पॉलिसी।
तो इसके ऊपर फैक्ट्स हमने देखने हैं, स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि नंबर किस तरह राइज कर रहा है या फॉल की तरफ है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, कितने प्रिवेंटिव मेजर्स और किस तरह से गवर्नमेंट जो है, हमारा हेल्थ सिस्टम क्या, गवर्नमेंट इसमें कितनी इंटरेस्ट ले रही है और लोग उसमें कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। विद डिफरेंट कंट्रीज एग्जांपल्स आप लेके फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि वेदर वी विल बी एबल टू इरेडिकेट और ओवरकम दिस पेंडेमिक और नॉट। तो जो कि राइट नो अगर ऐसा आप लिखेंगे तो आप के पास एक डिसमल पिक्चर के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फिगर्स एंड फिगर्स जो है वो बहुत ही अलार्मिंग किस्म के नजर आ रहे हैं जो हमें बताए जा रहे हैं। गॉड फॉरबिड अस के एट द एंड ऑफ जुलाई दैट इज गोइंग टू बी 1 मिलियन। सो वेयर वी विल बी, फैक्ट्स एंड फिगर यानी फैक्ट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स के साथ, और फिर डिफरेंट एग्जांपल्स लेने के चाइना ने कैसे कंट्रोल किया, जापान ने किस तरह से किया, न्यूजीलैंड ने किस तरह से किया और जीरो किस तरह से उन्होंने कर लिया, यहां से शुरू होता है वहां पर कैसे कंट्रोल करते हैं। ये फैक्ट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स और एग्जांपल्स ली जाती हैं। इट इनकम्पैसेस, ये ऐसे इहाता करता है a wide range of essays। इसमें सबसे बड़ी रेंज होती है essays की, as I have already told you। इसमें कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट essays होते हैं जिसमें मुआवजना और तजाद पेश किया जाता है, यानी मैंने अभी बात की डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, को-एजुकेशन वर्सेस यानी एजुकेशन, लव मैरिजेस वर्सेस अरेंज्ड मैरिजेस, which one is the better one, whether you support it or not, हम इसकी बात करते हैं। ये इस तरह है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, whether कैपिटलिस्टिक सिस्टम और कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक सिस्टम। अब ये कंपैरिजन और कंट्रास्ट में आप बात करते हैं। द कॉज एंड इफेक्ट, किस चीज की कॉज क्या बनी, किसी चीज की कॉज क्या है, किसी चीज का, आप कोई सोशल इशू लेते हैं, इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई और बढ़ गई, इसकी कॉज क्या और इफेक्ट क्या है। अब आप लेते हैं कि राइजिंग प्राइसेस है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं, कॉज क्या बनी, पेट्रोल के प्राइस, इफेक्ट किस पे हुआ, कीमतों पे। एक अलग इशू है कि राइट नो पेट्रोल की प्राइसेस लोअर गई हैं, प्राइसेस फिर भी बढ़ी है, अब कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। ये आप सुटेबल एग्जांपल से इसको करेंगे। एंड हाउ टू, ये हाउ टू वाला जो एक फ्रेज है, हाउ टू ऑन प्रोसेस एसेस, किस तरह होगा, किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। यानी जब ये जवाब दिया जाता है हाउ टू ओवरकम, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू एरेडिकेट, हाउ टू एलिमिनेट and how to solve all these problems, what we are going to do, what we are going to discuss, social problems, इसमें ज्यादातर आते हैं social issues के ऊपर। As such essays are based on facts and personal feelings। Facts आपके सामने हैं, आप कहते हैं पॉवर्टी है कंट्री के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये फैक्ट है। आपकी पर्सनल फीलिंग्स कहती है, बताती पॉवर्टी क्यों है, आपका नॉलेज, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपकी इंफॉर्मेशन आपको ये बताती है, आपने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, आप अखबार में जो पढ़ा, जो आपने व्यूज़ है, पॉलिटिकल व्यूज़ है, जो मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट से, सोशल मीडिया से, पब्लिक डिस्कशन से, आपके प्रीवियस नॉलेज ने मिला के आपकी पर्सनल फीलिंग्स बनाई, उससे आप मदद लेते हुए जो ओपिनियन बनाते हैं वो इस फैक्ट्स और पर्सनल फीलिंग्स को बयान किया जाता है, विच आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन आई। Similarly, the way narrative essays are written in first person, so expository essays are also written in first person। मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ, I think it's my opinion, I think so that this system is more suitable for Pakistan, for my country as compared to that one। यानी मैं क्या समझता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है, इसमें फर्स्ट पर्सन के अंदर एसेज लिखे जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज परसुएसिव एसेज और कन्विंस मी। आप देखें ये इसका जिस्ट है, ये जिस्ट है, कन्विंस मी, मुझे कायल करो। अब इसमें कायल करना है, आपने परसुएड करना है, किसी को अग्री करना है। आपने ऐसे के अंदर इस तरह ये स्टाइल अपनाया जाता है कि आप ऐसे दलाइल, ऐसी ओपिनियन, ऐसे सजेशंस देते हैं, ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि आपने कन्विंस करना है रीडर को कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे मैं ला रहा हूं वो ठीक है।
अकले कुल नहीं बनने की कोशिश करना, लेकिन आपने दलाइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करनी। वो स्पीच के अंदाज में है, तकरीर के अंदाज में है, या तहरीर के अंदाज में, मजमून के अंदाज में है। ये सारी चीज़ें मुबाहिस और डिबेट्स के अंदर, एसेज के अंदर होती है, कन्विंस में। वाइल लाइक एन एक्सपोजिटरी एसेज, बिल्कुल एक्सपोजिटरी यानी फैक्ट्स बेस्ड एसेज की तरह, इन इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये परसुएसिव ऐसे भी जब अपने फैक्ट्स, अपने हकाई को प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, उसकी तरह। द गोल ऑफ द परसुएसिव इज टू कन्विंस द रीडर। इन ऐसे तरगीबी ऐसों का, मज़ामीन का जो मकसद होता है, जो मंजिल होती है, वो भी होता है रीडर को कायल करना, टू एक्सेप्ट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो मुसन्नफ के नुक्ता नजर को कबूल करें, बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक्स, हकाइक और दलाइल को कबूल करके, एज वेल एज कैसे उसे रीडर को टू एक्सेप्ट द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करना है उसने, गोल क्या है, इसका मंजिल क्या है, देखिए जी मकसद क्या है। द गोल ऑफ द परसुएसिव इज टू कन्विंस द रीडर। आपने ऐसे एसेज में रीडर को, कारी को कन्विंस करना है, टू एक्सेप्ट द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो कारी जो राइटर है, मुसन्नफ है, उसके नुक्ता नज़र पे कन्विंस्ड हो जाए, उसको कबूल करे। आपने उसे कबूल करवाना है बाय यूजिंग फैक्ट्स, हकाइक की इस्तेमाल करके, लॉजिक्स और दलाइल की मदद से, एज वेल एज एग्जाम्पल्स, और इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देनी है आपने, एक्सपर्ट ओपिनियंस, माहराना राय देकर, एंड साउंड रीजनिंग, और मजबूत आपके पास रीजंस होनी चाहिए अपने दलाइल, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हक में कहने के लिए। द राइटर मस्ट कन्विंस, लुक एट दिस की सेंटेंस, द राइटर मस्ट कन्विंस द रीडर। मुसन्नफ को हर सूरत कन्विंस करना हो चाहिए पढ़ने वाले को, अपने कारी को, व्हाई हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट। इस बात पे कन्विंस करना चाहिए कि उसका नुक्ता नजर करेक्ट क्यों है, बाय यूजिंग ऑल टेक्निक्स, जो पॉसिबल टेक्निक्स है, वो आर्गुमेंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, ओपिनियंस के साथ, जिस भी तरह जो भी उसके पास अवेलेबल सोर्सेस हैं, सारी टेक्निक्स को यूज करके उसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कन्विंस मी, रीडर को कन्विंस करना है, उसे परसुएड करना, उसे अग्री करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, तब ये ऐसे इस फोल्ड में उस ऐसे को शामिल किया जाएगा। यहां पर बेटा मैंने आपको सम अप कर दूं। हमने शुरू किया, देखे बेटा, ऐसे राइटिंग से मैंने ओरिजिन बताई, ये लेक्चर नंबर 28 है, 2 हिस्सों में इस लेक्चर को रिकॉर्ड करवाया। हाउ टू राइट एन ऐसे, ओरिजिन आपके सामने है, 2 डेफिनेशंस आपको बताई, एक अभी भी आपके सामने लिखी है। इट इज एन एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव लिटरेरी कॉम्पोजिशन यूजुअली डीलिंग विद इट्स सब्जेक्ट फ्रॉम अ लिमिटेड और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मैंने इसके एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स बयान किए। टाइटल और टॉपिक, दैट इज कॉल्ड लीडर, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बारी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन। फिर उसके बाद उनको डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैं उसकी टाइप्स पे आया। देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ एसेज, ये आपके सामने दर्ज है। एक होते हैं नैरेटिव एसेज, जो कि हिस्टोरिकल वे में बयान किए जाते हैं, और ये फर्स्ट पर्सन में होते हैं और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, ये पेंटिंग अ पिक्चर, द वे दे आर पेंटिंग अ वर्ड पिक्चर, लफ्जी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। आपने लफाजी इस तरह की बिल्कुल अपने आप को कारी उसके अंदर महसूस करे। एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं, ये फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, जिसमें आपने अपना नॉलेज इस्तेमाल करके आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के साथ आपने अब इसके जो फैक्ट्स को प्रूव करवाना है। इसके अंदर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एसेज भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट इफेक्ट हो सकते हैं, और हाउ टू, जिसमें हाउ टू का, इसमें सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और एक बैलेंस एनालिसिस आपने पेश करना है। परसुएसिव एसेज के अंदर होता है इसका जिस तरह कन्विंस मी, आप दलाइल यूज करो, आप हकाइक यूज करो, आप एग्जाम्पल्स दो, अपनी एक्सपर्ट्स की राय दो, डिफरेंट कंट्रीज की एग्जाम्पल्स लाओ, साउंड रीजनिंग्स दो, नेचर की, रिलीजन की, दुनिया की, दानिश्वरों की, थिंकर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की,
अपनी पर्सनल फीलिंग्स, लेकिन कन्विंस करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। यहां पर बेटा मैं आपको अब इसका जो प्रैक्टिकल है एप्लीकेशन ये है कि मैं एक असाइनमेंट देता हूं कि आपको जो बुक सजेस्ट की गई है उसमें पहला ऐसे है माय एम इन लाइफ। बेटा उसमें एक लिखा हुआ है माय फेवरेट प्रोफेशन या प्रोफेशन ऑफ माय चॉइस। बेटा एम और प्रोफेशन को अलग रखिएगा, उसे आपने माय एम इन लाइफ के लिए करना है। प्रोफेशन एक अलग चीज होती है। हाँ, आप अपने प्रोफेशन को एम बना सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन को एम बना सकते हैं, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है। एम का होना और प्रोफेशन का होना एक और चीज है। प्रोफेशन तो एक रूटीन होती है, वो आप अपने रोजगार के लिए। सम टाइम्स होता है कि मुझे प्रोफेशन अगर हो तो मैं सपोज जैसा कि मेडिकल के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग के भी है, ये लेक्चर ले रहे हैं, कोई एसएस के हैं, मैं डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, हमने फॉरेन कंट्रीज में जाना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हमने ब्यूरोक्रेट्स बनना है, बड़े फार्मर्स बनना है, जो भी बनना है, अल्लाह पाक आपकी मदद करे। लेकिन आप उसके लिए देखते हैं कि आपके पास रीजंस क्या है। अब आपने उस रीजंस को नहीं भूलना। अब एम आपका ये हो गया प्रोफेशन। अब एम हो सकता है आपका कोई हो कि मैं ये कमा कर, मैं बहुत सारे पैसे कमा के को मैं वेलफेयर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, मैं कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, मेरी सराउंडिंग्स में मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं बॉर्न टीचर्स होते हैं, मैं टीचिंग पे या एजुकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा करते हैं। गुर्बत बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बेरोजगारी कम से कम अपने इलाके में ख़त्म कर सकता हूँ, ये आपका एम हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अलहदा रखिएगा। और होपफुली बेटा एक चीज़ आपकी ये अपनी कॉन्शियसनेस है, चूंकि हम आपको सुबह चेक नहीं करने वाले, कल आपसे लिखवाया नहीं जाना, इसलिए ये बात आपको भी अच्छी तरह पता है कि कौन सा सुबह डांट पड़नी है, कौन सा उसके ऊपर मार्किंग होनी है। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा वो वक्त आ जाना है इंशाल्लाह जल्द ही, जब आपका सारा ये जो पढ़ा दिया गया आपके ऊपर सारा इकट्ठा हो जाना है। अगर आपने डे टू डे इसे नहीं किया तो इतना ज़्यादा आप पे इकट्ठा हो जाना है कि फिर आप यू वोंट बी एबल टू सेग्रीगेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इतनी सारी उलझनों में फंस जाएंगे आप, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक वो टॉपिक। फिर वो बानो कुदसिया का एक शेर मुझे याद आ रहा है, फिर आप कहते फिरेंगे हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठी हूं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठी हूं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करूं। आई डोंट वांट कि आप इतना फिक्स चले जाएं, इतनी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएं कि आपकी उलझने ना संवरे। तो प्लीज अपने आप को फॉर्मुलेट करें और प्रॉपर तरीके से इसको अटेंशन पे करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑल। और आपकी सेहत सलामती के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके मकसद की कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। एंड आई होप दैट यू आर आल्सो रिमेंबरिंग अस इन योर बेस्ट प्रेयर्स। इंशाल्लाह I'll see you very soon in the next lecture. Allah Hafiz beta, take care of you, stay blessed.